नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में अध्ययन कर रहे थे। क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी की साइंस की किताबें हैं, उसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री के सेक्शन को कवर कर लिया है। अब हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। जैव प्रक्रम अर्थात जीवन जीने के लिए या जीवों को अपने जीवन की प्रक्रिया को चलाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से प्रक्रम अपनाने पड़ते हैं या वो अपनाते हैं, उसके विषय हम लोग अध्ययन कर रहे थे। जिस संदर्भ में हम लोगों ने जीवों के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन, ये चार चीजों को हमने देखा था, या आप कह सकते हैं कि ये चार प्रक्रियाएं जीवों द्वारा होनी ही होनी है अगर उनका जीवन है तो। जिसमें कल की वीडियो मैंने आपको पोषण के विषय में पूरा अच्छे से समझा दिया था। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है श्वसन का। ठीक है, यानी कि आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो किस पे चर्चा करेंगे? आज हम लोग चर्चा करेंगे श्वसन के टॉपिक पे। अच्छा, अब बात को समझिएगा। देखिए, जैसे पोषण में क्या था कि भाई जीवों को एनर्जी, यानी कि जब भी जीव कोई कार्य करेगा थक जाएगा, चाहे चलेगा, उड़ेगा, दौड़ेगा, भागेगा, ठीक है, तो वो थक जाएगा, या मान लीजिए कुछ भी नहीं करेगा तब भी एक समय के बाद उसे एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, और उसको पूरा करने के लिए वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से भोजन को प्राप्त करेगा। तो वो क्या तरीका था, कैसे प्राप्त करता है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, वो हमने पोषण वाले चैप्टर में अच्छे से कवर कर लिया था। अब बात आती है श्वसन की। श्वसन की क्या जरूरत हुई या श्वसन क्या है? जैसे श्वसन की अगर हम नॉर्मल परिभाषा बात करें या नॉर्मल शब्दों में कहें, सामान्य शब्दों में कहें, तो सीधा सीधा है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को सांस के रूप में अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला ही क्या है? श्वसन है। ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे अगर अभी कुछ देर तक आप सांसें रोकें तो ऐसे एकदम बेचैनी से आने लगती है, हाथ पांव फूलने लगता है, ऐसा लगता है आंखें बाहर आ जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? तो ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं तो प्रयोग हो रहा होगा बॉडी में, या ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जाके यूज हो रहा होगा, जिसकी वजह से इतना इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब हम समझते हैं। देखिए, बात करें श्वसन की, तो अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग तरीकों से श्वसन का कार्य करते हैं। जैसे जो जल में रहते हैं वे जीव अपने गलफड़े की मदद से सांस लेते हैं। गलफड़ा मतलब यहां ऐसे उनके कटा रहता है, ऐसे ऑक्सीजन को खींचेंगे, मतलब पानी को खींचेंगे, उसमें से ऑक्सीजन को अलग करके बाकी पानी बाहर फेंक देंगे, बुलबुले के रूप में बाहर फेंक देंगे। इसलिए आप देखेंगे मछलियां हो गई या जो जीव पानी में रहते हैं वो बुलबुले ज्यादा छोड़ते हैं। ठीक है, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। मनुष्य की छाती में या चेस्ट पे दो फेफड़े, एक इधर दो फेफड़े बने होते हैं, जिसकी मदद से वो सांस को लेते हैं। ठीक है, अब अच्छा एक बात बताइए, अगर फेफड़ों का आप कभी डायग्राम देखें हड्डी में, तो ऐसे ऐसे हड्डी बना रहता है, तो उसमें कहां से सांस लेगा आदमी? भाई उसमें तो सांस ले नहीं पाएगा। तो फिर भी हम क्यों कहते हैं कि फेफड़ों से सांस लेते हैं? देखिए, फेफड़ों से सांस नहीं लेते, लेकिन हाँ, फेफड़ों की हेल्प से श्वसन की प्रक्रिया पूरी तरीके से होती है। ठीक है, चलिए देखिए, बात करें श्वसन की, तो श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस को हम खींचते हैं, खींचने के बाद में ऑक्सीजन गैस को हम खींचते हैं, खींचने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया सामान्य श्वसन की बात। अब देखिएगा, श्वसन किसके किसके थ्रू होता है? सबसे पहले नाक में अगर आप देखेंगे तो दो छिद्र दिखाई पड़ते हैं, दो छिद्र। तो नाक छिद्र से ऑक्सीजन एंटर करती है। यहां ऊपर देखेंगे आप, ये ठीक है, ये जो पाइप जैसा बना हुआ है, इसको कहते हैं नास कपाट। क्या कहते हैं? नास कपाट। तो सबसे पहले ऑक्सीजन या सभी गैसें ले लीजिए, उसमें से वायु, मोटा मोटा समझिए, वायु नाक छिद्र से अंदर जाती है। इसके बाद में नास कपाट के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी मतलब होता है आइसोफेगस,
यहां इंटर करती है, ठीक है। और ग्रसनी के बाद या इससे जुड़ी होती है श्वास नली, ठीक है, श्वास नली। अब ये श्वास नली में जो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो इंटर कर जाती है। देखिए, श्वास नली के बाद में ये श्वास नलिका में प्रवेश करती है। श्वास नलिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोंची, ठीक है, या बोंकाई। श्वास नलिका के बाद में ये सूक्ष्म श्वास नलिकाओं में प्रवेश करता है, सूक्ष्म श्वास नलिकाओं में। और अंत में कूपिका या इसको बोलते हैं वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक, ठीक है, वायु कोष्ठक में प्रवेश करता है। अब यहां हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले नाक में, इसके बाद में नासिका के बाद में यहां आपका होता है श्वास नली, और ये आपका हो गया नासिका, ठीक है, ये नास का पार्ट। अब श्वास नली के बाद में, ध्यान समझिएगा, श्वास नली के बाद में ऐसे कुछ संरचनाएं होती है फेफड़ों में, ऐसे कुछ संरचनाएं होती है फेफड़ों में, ठीक है, मोटा मोटा समझिएगा, ऐसे कुछ संरचनाएं होती है फेफड़ों में, जिनको क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं श्वास नलिका। क्या कहते हैं? श्वास नलिका। अब देखिए, ये जो संरचनाएं हैं छोटी छोटी, इनमें से भी ऐसे पतली पतली कुछ रेखाएं निकली रहती हैं, ऐसे इनको बोलते हैं क्या? श्वास नलिकाएं, सूक्ष्म श्वास नलिकाएं या ब्रोंचियोलेस, ठीक है, या ब्रोंकियोलेस, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए, मोटा समझिए, देखिए, एक बड़ी पाइप आती है जिसको बोलते हैं क्या? श्वास नलिका। इस पाइप से कुछ ऐसे कुछ पाइपें निकलती हैं, ऐसे कुछ पाइपें निकलती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं श्वास नलिका। अब इन पाइपों से छोटी छोटी ऐसे शाखाएं निकलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म श्वास नलिका। इसके बाद में यहां एक ऐसे गोला गोला थैला टाइप का रहता है, थैला टाइप का, जिसको क्या बोलते हैं? कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। यहां तक ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, यहां तक ऑक्सीजन जाता है। जब यहां तक ऑक्सीजन चला जाएगा, यहां तक जब ऑक्सीजन चला जाएगा, तो आगे क्या होगा उसको हम समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये सब क्या है। देखिए, तो भाई अगर ये सब देखें तो कहीं ना कहीं ये श्वसन में हेल्प कर रहे हैं। तो जब श्वसन में हेल्प कर रहे हैं तो इनको हम कहते हैं श्वसन अंग, ठीक है, श्वसन अंग या श्वसन तंत्र के ये क्या है? अंग है। इन्हीं अंगों की मदद से हमारा ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे करके फेफड़ों के एकदम लास्ट में कोष्ठक में पहुंच जाता है, ठीक है, कोष्ठक में पहुंच जाता है, ठीक। इस चीज को एक बार फिर से समझ लीजिए आप, ताकि एक बार क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये दो फेफड़े के ये क्या है? ये भाग है। यहां से ऑक्सीजन इंटर किया, ये वाले हिस्से को क्या कहेंगे? ये वाले हिस्से को कहेंगे हम श्वास नली। अब देखिए, यहां से जब ये पाइप इंटर करती है तो इस पाइप कैसे पहले मोटे मोटे हिस्से हो जाते हैं, इस पाइप के मोटे मोटे हिस्से हो जाते हैं। इन मोटे मोटे हिस्सों को हम कहते हैं ये श्वास नलिकाएं, ठीक है, क्या कहते हैं? श्वास नलिकाएं। लेकिन इन श्वास नलिकाओं में से भी ऐसे पतली 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 क्या निकलती हैं? पाइपें निकलती हैं या नसें निकलती हैं, जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म श्वास नलिकाएं, यानी कि ब्रोंकियोलेस, सूक्ष्म श्वास नलिकाएं। इन सूक्ष्म श्वास नलिकाओं के अंत में एक ऐसे गोला सा थैलानुमा संरचना बना होता है, गोला सा थैलानुमा संरचना बना होता है, जिसको कहते हैं वायु कोष्ठक या कूपिका, वायु कोष्ठक या कूपिका, जिसमें अंत में जाके ऑक्सीजन वहां पे वेट करता है। किसका वेट करता है आगे बताएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए,
अब मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए ये है वायु कोष्ठक, यहां पर ऑक्सीजन आ गया आपका, यहां पे आपका ऑक्सीजन आ गया। अब देखिए, चूंकि ब्लड माने कि खून, ब्लड शरीर के हर एक हिस्से तक जाता है, तो ब्लड यहां भी आएगा। इस कोष्ठक में जब ब्लड आता है तो ब्लड में एक रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। देखिए, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है, या ऑक्सीजन जो वहां के रुका हुआ है ऑक्सीजन को ले लेगा, और अपने साथ ये CO2 लेके आया रहता है, उसको ये इन्हीं वायु कोष्ठक को दे देगा। बात को समझिएगा, हीमोग्लोबिन अपने साथ झोला में भर के CO2 ले आया, वायु कोष्ठक को कहा तुम इसको पकड़ो, हमको ऑक्सीजन दो, वायु कोष्ठक कहता है लो, और फिर ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले करके बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा देता है, और जो CO2 वायु कोष्ठक में गया था ये लात मार के इसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, बात समझ में आई? वायु कोष्ठक में ही ऑक्सीजन आके पहले से रहता है, हीमोग्लोबिन आता है, कहता है ऐसा करो, ये CO2 को लो और ऑक्सीजन को दो। ये प्रक्रिया जैसे ही होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के चला जाता है, पूरी बॉडी में फैला देता है, और ये जो CO2 है इसको वायु कोष्ठक लात मार के बाहर फेंक देता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर गया और छोड़ दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। ये प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन पूरी पूरी बॉडी में फैला देता है, और इस प्रकार हमें श्वसन के माध्यम से एनर्जी प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे यहां कहां एनर्जी मिली? चलो ठीक है, मान लिया हमने कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये पूरी बॉडी में जाते हैं, लेकिन इससे ये बात कहां प्रूफ होती है कि ये एनर्जी मिलती है? डोंट वरी, अभी उसको भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां तो समझ में आया? वायु कोष्ठक में इतनी चीजें होती हैं, मतलब वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन आएगा, हीमोग्लोबिन के साथ चला जाएगा, CO2 भगा देता है। अच्छा देखिए, यहां एक मजेदार चीज और होती है, जब हीमोग्लोबिन आया था तो किसके साथ आया था? CO2 के साथ आया था, लेकिन लेने किसको आया था? लेने आया था O2 को। बात को समझिएगा। देखिए, हीमोग्लोबिन का पुराना प्यार कौन है? ओल्ड लव इसका कौन है? इसका ओल्ड लव है CO2, लेकिन इससे उबिया गया है, कहता है कि हम दूसर की वाली लेंगे, तो ये सोचता है हम ऑक्सीजन ले लें। क्या ले लें? ऑक्सीजन। लेकिन मान लीजिए कोई शराबी है, कोई स्मोकर है, यानी कि जो सिगरेट पीता है, तो उसके फेफड़े में CO2 भी आ जाएगा, धुआं भी आ जाएगा। तो जब ये जाता है हीमोग्लोबिन इसको लेने, ऑक्सीजन को कहता है अरे यहां तो हमारा पुराना प्यार है, तो इसको छोड़ करके इसी को ले लेता है, और इसी को ले जाके पूरे पूरे ब्लड में फैला देगा, और आदमी चित्त से भड़ाम से गिर जाता है। ठीक है, यानी कि बेहोश हो जाता है। अर्थात हीमोग्लोबिन ज्यादा प्यार करता है या ज्यादा अट्रैक्टिव होता है CO2 के प्रति। अगर उसको CO2 मिल गया तो O2 को हटा करके CO2 को लेके चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे ना सोएं, नहीं तो CO2 मिल जाएगा पूरे ब्लड में और आप बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यही कारण है कि CO2 को हम क्या कहते हैं? दम घोटू गैस भी कहते हैं। ठीक, ये प्रोसेस क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मुद्दे की बात आती है कि ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ये मिल गए हैं, अब ये जाते कहां हैं? हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये एनर्जी बनाते हैं? कैसे प्रूफ करेंगे भाई? देखिए, अब देखिए, हीमोग्लोबिन और O2 ये जाते हैं किसके पास? सेल के पास, कोशिका के पास। कोशिका कहती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोशिका आदेश देती है किसको? मिटोकॉन्ड्रिया को। मिटोकॉन्ड्रिया को, किनको लो भाई? मिटोकॉन्ड्रिया इनको लेता है, हाँ आ जाओ आ जाओ। ले करके ये 38 ATP
एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर से सुन लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा का एक रूप है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को लेकर के माइक्रोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा बना देता है। इसीलिए इसको कोशिका का शक्ति घर भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? मिटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि मिटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेकर के 38 एटीपी की ऊर्जा बना देता है, 38 एटीपी की ऊर्जा बना देता है। क्लियर हुआ? तो अब आपको एक व्यू मिल गया होगा कि श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन का क्या प्रयोग है। ठीक है, चलिए इसको भी हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। और इस प्रोसेस को, यानी कि यहां से मिटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो ऊर्जा बनती है, इसको हम कहते हैं क्रेब चक्र या क्रेब साइकिल। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं श्वसन। देखिए, दो प्रकार का होता है। एक श्वसन होता है अनाक्सी। अनाक्सी मतलब जहां हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है आक्सी श्वसन। आक्सी श्वसन जहां हमें O2 की जरूरत पड़ेगी, अर्थात ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अनाक्सी श्वसन जो होता है वो होता है जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में होता क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए, होता इसमें यह है कि 4 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 4 ठो रहते हैं, जिनमें से 2 ठो टूट जाते हैं। टूट करके क्या बनाते हैं? 2 ठो टूट करके बनाते हैं पायरुविक, पायरुविक, ठीक है, पायरुविक अम्ल। क्या बनाते हैं? पायरुविक अम्ल। और ध्यान समझिएगा, इनमें से एक एटीपी में 18 ठो पायरुविक होता है। टूटा कितना था? 2 ठो, तो 2 में कितने एटीपी हो जाएंगे? 36 ठो। 36 ठो, बात को समझिएगा। सॉरी 36 ठो, ये हाँ एटीपी। बात को समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक पायरुविक में, अच्छा यहां, हाँ एक मिनट, यहां एक पायरुविक में 18 एटीपी होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए बात को फिर समझ लीजिए। देखिए 4 एटीपी था, 4 में से 2 एटीपी टूटा और पायरुविक में बदल गया। एक पायरुविक बराबर होता है 18 एटीपी। अब आप कहेंगे एटीपी टूट के एटीपी ही बनाया? हाँ बिल्कुल, इनमें से 2 एटीपी टूटा है, पायरुविक बनाया, और एक पायरुविक में 18 ठो होते हैं। तो कितने टूटे थे? 2 ठो। 2 में कितने हो जाएंगे? 36 एटीपी। 36 एटीपी। अब जरा शुरू में चलिए, 4 में से कितने टूटे थे? 2 ठो ना। जब 2 टूटे, 2 टूट करके बनाए 36 ठो, और उसके बाद में 2 बाकी रह गए थे, तो पूरा कितने हो गए? 38। 38 एटीपी ऊर्जा हमें जीव द्रव्य द्वारा मिल जाती है। ठीक है, फिर से समझिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। देखिए ध्यान समझिए, जीव द्रव्य में 4 एटीपी ऊर्जा होती है। इसमें से 2 एटीपी ऊर्जा टूट करके क्या बनाती है? बनाती है पायरुविक। ठीक है, 2, और एक पायरुविक बराबर होता है 18 एटीपी। टूटा कितना था? 2 ठो, तो 2 पायरुविक बराबर हो जाएगा 36 एटीपी। 2 टूट के 36 बनाया और 2 बाकी रह गया था, तो पूरा कितना हो गया? 38 एटीपी। 38 एटीपी। ठीक है, तो यहां तक का प्रोसेस क्या कहलाता है? अनाक्सी श्वसन। यहां कहीं भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये एटीपी उड़ के कहां जाता है? इसमें मिटोकॉन्ड्रिया में। कहां जाता है?
मिटोकॉन्ड्रिया में, और यहां बनता है ग्लूकोज। ऑक्सीजन की मदद से क्या बनता है? ग्लूकोज। क्योंकि आपको याद होगा, अभी मैंने बताया कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके आता है, कहां लेके आता है? सेल के पास। और सेल कहां भेज देता है? मिटोकॉन्ड्रिया। तो मिटोकॉन्ड्रिया में यही ऊर्जा फिर कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, और इस प्रकार हम पाते हैं कि अनाक्षी शोषण जीव द्रव्य में होता है, जहां 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। आक्षी शोषण मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां एटीपी ऊर्जा को ग्लूकोज में कवर कर दिया जाता है। और ये पूरा का पूरा चक्र क्रेब चक्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? क्रेब चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करें शोषण की, तो सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार शोषण प्रक्रिया को करता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को हम लेते हैं, बाकी गैसों को हम बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, अब देखिए, कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति खाना खा रहा है और कुछ और सोच रहा है, जैसे टेंशन में है कि मेरा बिजनेस डूब गया, या ये हो गया, या वो हो गया, हमको कोई छोड़ चला गया। अब वो खाना खाए पड़ा है, खाना खाए पड़ा है। अब देखिए, खाना खाए पड़ा है, होता क्या है, जो श्वास नली होती है और जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी मतलब खाना वाला, ग्रसनी और श्वास नली, ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, एक होते हैं, लेकिन यहां से ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंदर आने पे ये डिवाइड हो जाते हैं। अब डिवाइड हो गए, मान लीजिए ये हो गया भोजन वाला हिस्सा और ये हो गया श्वास वाला हिस्सा। ठीक है, यहां पर बीचों बीच एक ऐसे ऐसे पतली सी पाइप लगी होती है, जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिक्स। ठीक है, एपीग्लॉटिक्स। अब देखिए, बात को समझिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए यहां पे ब्रेन है, ब्रेन। ठीक है, अब आप कुछ और सोच रहे हो, मान लीजिए दिमाग कुछ और चल रहा है, अब आप खाना खाए पड़े हो, तो ब्रेन क्या करता रहता है? पहले ब्रेन देखिए, ब्रेन भोजन को इधर भेजेगा। ठीक है, और ये जो ढक्कन है, ये इसको बंद कर देगा, इसको ढक्कन को ये बंद कर देगा, और भोजन आपका यहां आता रहेगा, आता रहेगा। जैसे मान लो आप खा रहे हो, आता रहेगा, लेकिन आप कुछ और सोचने लगे। अब आपका ब्रेन हो गया बिजी। अब ये ब्रेन बिजी हो गया, इसको समझ नहीं आ रहा है, ये इसको कंट्रोल करना छोड़ देता है। इपिग्लोटिस कहता है, अरे बताइए क्या करना है? ब्रेन अपना सोच रहा है, अरे बताइए क्या करना है? सोच रहा है। इपिग्लोटिक्स को समझ में आता नहीं है, वो रहता है बंद भोजन की तरफ। अचानक वो घूम जाता है, या गलती से घूम के चला जाता है किसकी तरफ? सांस की तरफ। तो सोचिए, सांस वाला बंद था, लेकिन अब खाना आप खाए पड़े हो और घूम के चला गया इधर, तो ये जो भोजन है कहां चला जाएगा? सांस नली में। सांस नली में, और तुरंत हिचकिया, हुच 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 कहेगा, पानी पी, पानी पी, गधा कहेगा पानी पी। तब बेचारा वो क्या करता है? पानी पीता है। और इस प्रकार जब भोजन या भोजन का थोड़ा बहुत हिस्सा किसी भी तरीके से अगर श्वास नली में चला गया, तो हमको हिचकी आने लगती है। लोग कहते हैं पानी पी लो सही हो जाओगे, बिल्कुल नहीं सही होगे। वो हिचकी तब तक आएगी जब तक डायफ्राम उस भोजन को बाहर फेंक नहीं देगा, यानी कि श्वास नली से बाहर फेंक नहीं देगा। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि इपिग्लॉटिक्स जो यहाँ पे अंग होता है, वो कंट्रोल करता है किसको? हिचकी को, या कंट्रोल करता है श्वास नली और भोजन नलिका के बीच में कंट्रोलिंग का काम करता है। लेकिन किसी कारण वजह से अगर ब्रेन डिस्टर्ब हो गया या दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो हमें यहाँ पे हिचकी आने लगती है, या हिचकी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का जैव प्रक्रम का श्वसन का टॉपिक, या श्वसन नंबर चैप्टर हमने आप इसको समाप्त कर दिया। अगली वीडियो हम लोग संवहन के विषय में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।